नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कुदरत का खेल। पड़ोसन ने तेज़ आवाज़ में ताना मारा, अरे जो औरत अपने पति को संभाल ना सके उसका क्या भरोसा। ज़रूर इसमें ही कुछ कमी रही होगी, वरना क्या इसे पता नहीं चलता कि इसका पति क्या कर रहा है। इतनी भी मासूम नहीं है। एक पड़ोसन ने तो हद ही कर दी। हंसी उड़ाती हुई बोली, अरे सुना है ना, सुनंदा और उसके ससुर के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था, तभी तो पवन छोड़कर चला गया। लोगों के मुंह से इतनी घिनौनी बातें सुनकर सुनंदा का दिल छलनी हो गया। सुबह की हल्की हल्की धूप आंगन में सुनहरी रेखाएं बिखेर रही थी। सुनंदा जी चौके में खड़ी थी। चूल्हे पर तवे से उठती भाप के बीच उनकी आंखों में सुकून झलक रहा था। पीछे से उनके ससुर राम प्रसाद जी अखबार पढ़ते हुए बोले, बहू जरा जल्दी कर देना, राधिका को स्कूल बस पकड़नी है, आज मेरी भी पंचायत में मीटिंग है। सुनंदा मुस्कुराती हुई बोली, जी बाबूजी, सब तैयार है, बस राधिका का डिब्बा पैक कर रही हूँ। उसी वक्त कमरे से राधिका भागती हुई आई। उसके गले में स्कूल टाई उलझी हुई थी। राधिका नखरे करते हुए बोली, माँ ये टाई ठीक से नहीं लग रही, पापा आप ही बांध दो। पवन अखबार से झांकते हुए हंस पड़े। वह कुर्सी से उठकर बेटी को अपने पास बुलाते हैं और बड़ी नरमी से उसकी टाई बांध देते हैं और मजाकिया लहजे में कहते हैं, देखो ज़रा डॉक्टर साहिबा को अभी से स्मार्ट दिखना है। राधिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। घर की दीवारें उसकी हंसी से गूंज उठी। सब कुछ कितना सामान्य, कितना सुखमय था। लगता था मानो यह परिवार हमेशा यूं ही साथ रहेगा, हंसता खिलखिलाता। लेकिन किसे पता था कि इसी सुख के बीच किस्मत ने एक तूफान छुपा रखा है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन जब सब अपने अपने कामों में व्यस्त थे, रसोई की खिड़की से आती हल्की धूप में सुनंदा कपड़े सुखा रही थी। तभी फ़ोन की घंटी बजी। उसने जल्दी से आकर रिसीवर उठाया। उधर से पवन की आवाज़ आ रही थी। सुनंदा ने कहा, हेलो पवन जी, आप आज ऑफिस से इतनी जल्दी फ़ोन। लेकिन दूसरी ओर से जो आवाज़ आई उसमें ना तो अपनापन था, ना ही रोज़ का स्नेह। वह भारी टूटती हुई और अजनबी सी थी। और पवन ने फ़ोन पर जो कहा, सुनंदा जी के पैरों तले ज़मीन निकल गई। सुनंदा, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। मैं रिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। मैं उसी के साथ कनाडा जा रहा हूँ। सुनंदा के हाथ से रिसीवर कांप उठा। उसकी सांसें थम सी गई। सुनंदा ने टूटे स्वर में कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? राधिका और बाबूजी के बारे में भी सोचा आपने, हमारे बारे में? पवन की आवाज़ और ठंडी हो गई। मुझे माफ़ कर देना सुनंदा। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं रिया के बिना नहीं रह सकता। तुम पिताजी को समझा देना। मेरी हिम्मत नहीं है उनका सामना करने की। और राधिका का ध्यान रखना, और अगर हो सके तो मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। सुनंदा के कानों में वही शब्द गूंजते रहे, हमेशा के लिए भूल जाना। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आंखें झरझर बहने लगी। रसोई में धूप अब धुंधली हो चुकी थी और घर की रौनक मानो किसी ने छीन ली थी। पवन के धोखे की खबर जब राम प्रसाद जी तक पहुंची तो उनका चेहरा तमतमा उठा। राम प्रसाद जी ने गुस्से से कांपती आवाज़ में कहा, ये क्या सुना मैंने बहू? मेरा बेटा ऐसा नीच कदम कैसे उठा सकता है? मुझे उससे बात करनी है अभी। उन्होंने तुरंत फ़ोन मिलाया, बार बार नंबर डायल किया, पर हर बार एक ही जवाब मिला, स्विच ऑफ है। उनके हाथ कांपने लगे, आंखों में आंसू थे, पर वह अपने गुस्से को दबाकर बोले, जिस बेटी को मैंने ईमानदारी और संस्कार सिखाए, उसने आज हम सबका सिर झुका दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। बहू, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैं अपने बेटे को जीवन के मूल्य नहीं सिखा पाया। अब हम दोनों को ही इस घर की जिम्मेदारी उठानी होगी। सुनंदा चुप रही।
बस आंसू पोंछकर बोली, बाबूजी, आप दुखी मत हों, इसमें आपका क्या कसूर है। अब यही हमारा भाग्य है। दिन बीतते गए पर सुनंदा का दर्द और गहरा होता गया। गांव और मोहल्ले के लोग अब कानाफूसी करने लगे। पड़ोसन ने तेज़ आवाज़ में ताना मारा, अरे, जो औरत अपने पति को संभाल ना सके उसका क्या भरोसा, जरूर इसमें ही कुछ कमी रही होगी, वरना क्या इसे पता नहीं चलता कि इसका पति क्या कर रहा है। इतनी भी मासूम नहीं है। एक पड़ोसन ने तो हद ही कर दी। हंसी उड़ाते हुए बोली, अरे सुना है ना, सुनंदा और उसके ससुर के बीच कुछ ना कुछ चल रहा था, तभी तो पवन छोड़कर चला गया। लोगों के मुंह से इतनी घिनौनी बातें सुनकर सुनंदा का दिल छलनी हो गया। यह समाज औरत का दुश्मन होता है, चाहे वह कितनी भी मासूम और इज्जतदार हो, आखिर गलतियां उसी की निकलती हैं। सुनंदा जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। उसकी अगर कोई गलती थी तो वह यह कि वह अपने पति पर पूरा विश्वास करके अपनी गृहस्थी को हंसी खुशी की जी रही थी। लेकिन किस्मत उसे ऐसा दिन दिखाएगी उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन वह चुप रहती, आंसुओं को अपने तक सीमित रखती और हर दिन खुद को संभालने की कोशिश करती। उसके चेहरे पर भले ही थकान और पीड़ा की परतें थी, लेकिन अंदर एक दृढ़ निश्चय भी था, मैं टूटूंगी नहीं, मुझे राधिका और बाबूजी के लिए जीना है। सुनंदा पर जब इस तरह के लांछन लगने लगे तो उसके माता पिता ने आकर उसे अपने साथ ले जाना चाहा। पिता ने कहा, बेटी, ये सब सहने की ज़रूरत नहीं है, तू हमारे साथ चल, तेरे और राधिका के लिए घर हमेशा खुला है। लेकिन सुनंदा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं बाबूजी, ये मेरा घर है और लोगों के कहने से मैं भी यदि बापूजी को ऐसे अकेली छोड़कर चली गई तो बुढ़ापे में उनका क्या होगा। आखिर वह भी तो आपकी तरह हैं, मेरे पिता ही हैं। अब मैं ही उनकी बेटी और बेटा दोनों हूँ और मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। मुझे राधिका का भविष्य यहीं संवारना है। उसकी आंखों में आंसू थे पर दिल में जिद भी। समय किसी का इंतजार नहीं करता। धीरे धीरे हालात और कठिन होते गए। राम प्रसाद जी को अपने बेटे की करनी ने भीतर तक तोड़ दिया था। एक दिन अचानक सीने में दर्द उठा और कुछ ही पलों में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। घर का सहारा छिन गया। राधिका मासूम आंखों से माँ को देखती रही और बोली, माँ, अब दादाजी भी हमें छोड़कर चले गए। सुनंदा ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर सिर्फ यही शब्द थे, सुनंदा, नहीं बेटा, दादाजी कहीं नहीं गए, वो तो हमारे दिल में रहेंगे हमेशा। अब घर की चौखट पर सिर्फ दो परछाइयाँ थी, एक माँ और एक बेटी। जीवन चलाने के लिए सुनंदा ने पास के स्कूल में नौकरी कर ली। सुबह बेटी को तैयार करना, उसे स्कूल भेजना, खुद क्लास पढ़ाना, फिर शाम को घर संभालना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। कभी रात को जब थक कर वह अकेली बैठती तो उसे सन्नाटा काट खाने दौड़ता, लेकिन जैसे ही बेटी का मासूम चेहरा सामने आता उसकी थकान मिट जाती। दिन भर स्कूल की कक्षाओं में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते जब शाम ढल जाती तो थकी हुई सुनंदा जी अकेले कमरे में बैठ जाती। हाथों में कापी किताबें, आंखों में नमी और दिल में एक ही सवाल, पवन, तुम क्यों छोड़कर चले गए। कभी जब बच्चों के मासूम चेहरे देखकर वह मुस्कुराती तो भीतर से एक हुक उठती, क्या हमारी राधिका भी पिता का साया महसूस नहीं कर सकती। इन सब के बीच वह अक्सर खिड़की पर खड़ी होकर आसमान से कहती, अगर तुम मेरे साथ रहते तो क्या मेरा जीवन इतना कठिन होता, क्यों मुझे अकेले इस अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। फिर सुनंदा अपने मन में सोचती, पवन ने धोखा दिया तो क्या, मेरा भगवान मेरी बेटी है, उसकी मुस्कान मेरी जीत है। घर में अब सिर्फ दो दिए जलते थे, सुनंदा और राधिका। सुनंदा ने ठान लिया था कि बेटी को किसी भी हाल में दुख की छाया से बचाना है। सुबह वह जल्दी उठकर राधिका के लिए टिफ़िन बनाती, स्कूल की ड्रेस प्रेस करती और खुद भी उसी स्कूल की अध्यापिका बनकर ड्यूटी निभाती। कभी कभी जब राधिका माँ को अकेले मेहनत करते देखती
तो उसकी छोटी सी आंखें नम हो जाती। राधिका माँ से लिपटते हुए कहती, माँ आप इतना काम क्यों करती हो? मैं बड़ी होकर आपकी सारी थकान दूर कर दूंगी। सुनंदा उसकी मासूम आंखों में देखती और आंसू रोककर मुस्कुराती। वह कहती, नहीं बेटा, ये सब तो तुम्हारे लिए है। बस तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाए, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। राधिका पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती। गांव के बच्चे जब खेल कूद में लगे रहते तब वह किताबों में डूबी रहती। राधिका ने कहा, माँ मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ ताकि किसी की भी तकलीफ़ देखूँ तो उसे ठीक कर सकूँ। सुनंदा की आंखें भर आई। वह जानती थी कि डॉक्टर बनने का सपना आसान नहीं है, लेकिन बेटी की लगन देखकर उसके दिल में विश्वास जागता। हाँ बेटा, तू जरूर डॉक्टर बनेगी। तेरी मेहनत और मेरी दुआएं तेरे साथ हैं। राधिका ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं की। जब उसे स्कूल प्रोजेक्ट में पापा का साइन चाहिए होता तो माँ खुद ही पिता का किरदार निभाकर साइन करती। जब खेल कूद में बच्चों के पापा आते तो सुनंदा ही उसे प्रोत्साहित करती। वक्त अपनी रफ्तार से बीतता गया। आखिरकार वह दिन आया जब राधिका डॉक्टर बनी। डिग्री हाथ में लेकर उसने सबसे पहले माँ के चरण छुए। राधिका आंखों में आंसू लिए बोली, माँ ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये आपकी तपस्या का फल है। आपने मुझे माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। सुनंदा के आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत है, मैंने तो बस तेरा साथ दिया है। मेरी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तू है। राधिका अब डॉक्टर बन चुकी थी। अपने इंटर्नशिप के दौरान वह रोज़ न जाने कितने मरीजों से मिलती, पर उस दिन उसके सामने जो मरीज आया उसे देखते ही उसके हाथ कांप उठे। बिस्तर पर एक दुर्बल शरीर पड़ा था। चेहरे पर झुर्रियाँ, आंखों में पछतावे की परछाई और पूरे शरीर पर लकवे का असर। नर्स ने धीरे से कहा, डॉक्टर राधिका, ये नई मरीज है, नाम है पवन शर्मा। राधिका के कानों में यह नाम जैसे बम की तरह फूटा। उसकी सांस अटक गई। उसने मरीज के चेहरे को गौर से देखा, वही चेहरा जिसे उसने बचपन में पापा कहकर पुकारा था। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राधिका मन ही मन बुदबुदाती है, पापा आप इस हालत में। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। माँ का चेहरा उसकी आंखों के में उभरा। अगर मैंने माँ को बताया तो उनका दर्द और गहरा हो जाएगा। मैंने उन्हें पापा की याद में सालों रोते देखा है। अब मैं उनकी रूह पर और बोझ नहीं डाल सकती। कुछ दिनों बाद राधिका उन्हें देखने के लिए जब उनके बेड पर पहुंची तो वह वहां नहीं थे। उन्हें अटेंड करने वाली नर्स ने बताया कि वह कल शाम को छुट्टी लेकर चले गए। तभी हॉस्पिटल की एक नर्स ने राधिका को एक कागज़ थमाया। नर्स ने कहा, डॉक्टर साहिबा, उस मरीज़ पवन शर्मा ने यह पत्र आपके नाम छोड़ा है। पता नहीं क्यों, लेकिन बार बार आपका नाम ले रहा था। राधिका कांपते हाथों से पत्र खोलती है। उसमें लिखा था, बेटी, शायद तुम मुझे नहीं पहचानती, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ही संतान हो। मैं वही अभागा पिता हूँ जिसने तुम्हें और तुम्हारी माँ का सबसे कठिन घड़ी में साथ छोड़ दिया था। जिस औरत के लिए मैंने अपना परिवार छोड़ा, उसने ही मुझे ठग लिया। वह मेरी सारी जमा पूंजी लेकर किसी और के साथ चली गई। भगवान ने मुझे मेरी करनी की सज़ा दी। आज मैं अपाहिज और अकेला हूँ। बेटी, मैं तुम्हारा और तुम्हारी माँ का सामना करने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हारा अपराधी पिता पवन शर्मा। पत्र पढ़ते पढ़ते राधिका की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। दिल बिखर गया, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। राधिका ने अपने मन में कहा, पापा, आपने माँ को तोड़ दिया, मुझे पिता के साए से महरूम कर दिया। लेकिन आपकी ये हालत देखकर लगता है कि भगवान ने आपको आपकी गलती की सज़ा दी है। मैं आपको माफ़ करती हूँ, पर माँ को यह सच कभी नहीं बताऊंगी। राधिका ने पत्र को सीने से लगाया और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। उसके होठ कांप रहे थे, पर आवाज़ नहीं निकली।
राधिका जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहीं उसका सहकर्मी डॉक्टर अंकित उसे लंबे समय से पसंद करता था। वह ईमानदार, सरल और संवेदनशील इंसान था। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, राधिका, मैं जानता हूँ तुम रिश्तों से डरती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर दर्द मैं बांट लूँ। क्या तुम मुझे अपना साथी बनाओगी? राधिका ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी, लेकिन पुराना दर्द फिर सामने आ गया। राधिका ने नज़रें झुकाकर कहा, अंकित, मुझे माफ़ करना, मैं शादी नहीं करना चाहती। अंकित मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगा। शायद एक दिन तुम भरोसा कर सको। सुनंदा ने कई बार समझाया और प्यार से कहा, बेटा, हर रिश्ता पापा जैसा नहीं होता। अगर तेरे हिस्से में दुख आया है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया वैसी ही है। अंकित अच्छा लड़का है, मैं उसकी आंखों में सच्चाई देखती हूँ। राधिका माँ की आंखों में चिंता देखती रही। आखिरकार उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, ठीक है माँ, अगर आप चाहती हो तो मैं शादी करूँगी, लेकिन सिर्फ आपकी खुशी के लिए। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में रौनक थी, मेहमानों का आना जाना, गीत संगीत की गूंज। लेकिन उस शोरगुल के बीच सुनंदा अक्सर अकेली बैठकर रो पड़ती। कभी साड़ी की तह लगाते हुए उसके हाथ कांपते, कभी गहनों को संभालते हुए उसकी आंखें छलक जाती। सुनंदा अपने मन में सोचती, जिस बेटी के लिए मैंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, अब उसे विदा करना होगा। उसके बाद इस घर में सिर्फ मेरा अकेलापन बचेगा। राधिका माँ की टूटी नज़रों को पढ़ लेती और कहती, माँ, आप अकेली नहीं होंगी। मैं चाहे जहाँ रहूँ आपकी सांसों में रहूँगी। आप मेरी ताकत हो। सुनंदा ने बेटी के माथे को चूमा, लेकिन उसके दिल का डर मिटा नहीं। वह जानती थी बेटी की विदाई उसके जीवन का सबसे कठिन घड़ी होगी। शादी से कुछ दिन पहले राधिका अस्पताल से लौटते वक्त एक कोने में खड़ी रही। उसकी आंखों में झिझक थी, होठ कांप रहे थे। वह धीरे धीरे पापा के घर पहुंची। उसने एड्रेस हॉस्पिटल की फाइल से लिया था। पवन शर्मा बिस्तर पर बैठे थे, थके और निढाल। राधिका ने पर्स से एक लिफाफा निकाला। उसमें उसकी शादी का कार्ड था। कांपते हाथों से उसने कार्ड उनके सामने रख दिया। राधिका धीरे डबडबाई आंखों से बोली, पापा, ये मेरी शादी का कार्ड है, अगर आ सकें तो ज़रूर आना। माँ शायद कभी आपको देखना नहीं चाहेगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के इस सबसे बड़े दिन पर आप रहें। पवन ने कांपते हाथों से कार्ड उठाया। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। वह कुछ कह नहीं पाए, बस फटी फटी आंखों से बेटी को देखते रहे। राधिका चुपचाप कमरे से निकल गई। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल में एक उम्मीद थी, शायद उसके पिता विदाई की क्षण उसे देखने जरूर आएंगे। शादी की रस्में पूरे शबाब पर थी। घर में मेहमानों की भीड़, ढोलक की थाप और गीतों की गूंज थी। लेकिन इन सब के बीच माँ बेटी एक कोने में बैठी थी, जैसे एक अनकही चुप्पी बांट रही हो। राधिका ने माँ का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ मजाक में पूछा। राधिका ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, माँ, अगर अचानक पापा लौट आए और आपसे माफ़ी मांग लें तो क्या आप उन्हें माफ़ कर दोगी? सुनंदा के चेहरे पर पल भर को सन्नाटा छा गया। उसकी आंखें कहीं दूर खो गई, अतीत के उन घावों में जहाँ छल, आंसू और अकेलापन भरा था। कुछ क्षण बाद उसने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, बेटा, जाने वाले वापस नहीं आते, और अगर लौट भी आए तो जो टूटा है वह पहले जैसा कभी नहीं जुड़ता, बस यादें रह जाती हैं दर्द के साथ। राधिका माँ की आंखों में झलकते आंसू देखती रही। उसके मन में जैसे कोई गहरी लहर उठी। वह जानती थी कि माँ की इस कड़वी सच्चाई के पीछे सालों की तपस्या, इंतजार और घुटन छिपी है। पूरा घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। रंग बिरंगी झालरें, फूलों की खुशबू और शहनाई की मधुर धुन वातावरण को उल्लास से भर रही थी। राधिका दुल्हन बनी बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की घबराहट, आंखों में चमक और होठों पर धीमी मुस्कान थी। बारात धूमधाम से आई। जयमाला की रस्म हुई। मंडप में मंत्रोच्चार गूंजने लगे।
हर कोई खुश था, पर सुनंदा का दिल बार बार भीग रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन भीतर अकेलेपन का डर चुपके चुपके आंसू बनकर आंखों तक पहुंच रहा था। शादी की हर रस्म में राधिका बार बार भीड़ की ओर नज़र दौड़ाती। उसकी आंखें किसी का इंतजार कर रही थी। वह चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन उसके पिता भी देखें, पर पवन का कहीं अता पता नहीं था। आखिरकार वह घड़ी आ गई जिसका ख्याल भर से माँ का कलेजा कांप उठता था। विदाई की घड़ी। ढोलक की थाप धीमी पड़ गई और हर आंख नम हो उठी। राधिका माँ के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। राधिका आंखों से आंसू बहाते हुए, माँ, मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊंगी। सुनंदा ने उसे कसकर सीने से लगाया। सुनंदा रोते हुए बोली, बेटी, तू मेरी जान है, लेकिन यही जीवन की रीत है। तुझे अपने घर जाना होगा। तभी अचानक दरवाजे पर हलचल हुई। सभी की निगाहें मुड़ी और वहाँ एक व्हील चेयर पर बैठा शख्स दिखाई दिया। कमज़ोर चेहरा, झुकी हुई आंखें और होठ कांपते हुए। वह था पवन शर्मा। वह विदाई के क्षण पहुंचा था। राधिका की आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। वह भागकर पिता से लिपट गई। राधिका ने बिलखते हुए कहा, पापा, आप आ गए। मैंने सोचा था कि आप नहीं आएंगे। पवन ने कांपते हाथों से बेटी का चेहरा थामा। पवन रोते हुए बोला, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत दर्द दिया। ये ज़िंदगी अब मेरे लिए सज़ा बन चुकी है। मैं बस एक बार तुम्हारे सामने सिर झुकाना चाहता था। सुनंदा सन रह गई। वर्षों का धोखा, पीड़ा और अकेलापन उसकी आंखों के सामने तैर गया। लेकिन उसी क्षण उसने देखा, सामने वही आदमी बैठा है जिसे किस्मत ने पहले ही टूटा और असहाय बना दिया है। राधिका और मेहमान सबकी नज़रें सुनंदा पर थी। सुनंदा के कदम जैसे ज़मीन से बंध गए हों। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और पति के सामने खड़ी हो गई। कुछ पल तक बस खामोशी रही। फिर उसकी भर्राई हुई आवाज़ गूंजी। सुनंदा कपकपाते स्वर में बोली, पवन, मैं जानती हूँ तुमने मुझे और इस बच्ची को कितना रुलाया है, पर अब सब खत्म हो चुका है। जाने वाले वापस नहीं आते, लेकिन आज मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, बेटी की खुशी के लिए, इस पल की पवित्रता के लिए। लेकिन सुन लो, माफ़ करना और भूल जाना दोनों एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे धोखे ने मेरी आत्मा को जितना तोड़ा उतना शायद ही कोई समझ पाए। रात रात भर मैंने रोते हुए खुद को संभाला, समाज के ताने सहे, बेटी के भविष्य के लिए अपनी इच्छाओं को मार डाला। आज भी वो घाव जिंदा है। मैं उन्हें भूल नहीं सकती। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। सुनंदा आगे कहती है, तुम्हें देखकर लगता है कि ज़िंदगी ने तुम्हें भी सजा दी है। शायद यही न्याय है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की नई दुनिया पर तुम्हारे और मेरे अतीत की परछाइयाँ पड़ी। इसलिए मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, मगर यह मत समझना कि मैं दर्द भूल गई हूँ। वो दर्द मेरी रगों में बहता है, मेरी सांसों के साथ जिंदा है। पवन ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में अपराध बोध और कृतज्ञता दोनों ही छलक आए। राधिका माँ को कसकर गले से लगाती है, जैसे माँ की हर पीड़ा को अपने आंचल में समेट लेना चाहती हो। और फिर विदाई का शंख बजता है। माँ बाप दोनों मिलकर बेटी को विदा करते हैं, लेकिन सुनंदा की आत्मा आज भी अतीत के उन घावों को चुपचाप ढो रही होती है। मंडप से उठते हुए मंत्रों की गूंज अब धीमी पड़ चुकी थी। ढोल शहनाइयाँ भी विदाई के गीतों में बदल गई थी। घर के आंगन में हर आंख नम थी। राधिका दुल्हन के लाल जोड़े में माँ की गोद से चिपकी हुई थी। सुनंदा उसे बार बार सीने से लगाती, जैसे बरसों की तपस्या का फल हाथ से छूट ना जाए। लेकिन फिर भी उसने बेटी के माथे को चूमा और मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, अपने नए जीवन की शुरुआत करो। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। उसी समय पवन शर्मा व्हील चेयर पर बैठा कांपते हाथों से विदाई की रस्म में शामिल हुआ। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात का सबूत थे कि किस्मत ने उसे उसके अपराध का दंड पहले ही दे दिया है। सुनंदा ने एक लंबी सांस ली और बेटी का हाथ दूल्हे के हाथ में रख दिया।
उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन भीतर कहीं एक अनकहा सुकून भी था। सुनंदा ने मन ही मन सोचा, शायद जाने वाले कभी लौटकर आते नहीं, पर अगर लौटें तो उन्हें माफ़ कर देना ही सबसे बड़ी जीत है। यही इंसानियत है, यही स्त्रीत्व की असली शक्ति है। राधिका की डोली धीरे धीरे आगे बढ़ गई। पीछे रह गई आंसू भरी आंखें, मगर साथ ही एक अद्भुत सीख कि क्षमा ही वह दीपक है जो टूटे हुए रिश्तों की अंधेरी रात में भी रोशनी जगा सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।